हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर में इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, हमने पिछली क्लास में हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक में हम इसकी एक थ्योरी क्लासेस आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बचा था जिसको मैंने आपसे बोला था कि हम नेक्स्ट क्लास में जल्दी आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। लेकिन आगे कंटिन्यू करने से पहले जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था, हम चाहेंगे कि उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करें ताकि आपको थोड़ा सा जो भी टॉपिक ताकि आपको कल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला आपसे पूछा जाता है मानक रूप। सबसे पहला आपसे पूछा जाता है मानक रूप, या इंग्लिश में कहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका? तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहाँ ए की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो के इक्वल नहीं होती है। ए बी एंड सी, यहाँ पर जो तीनों होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तीनों क्या होते हैं? रियल नंबर। ये हमने देखा था। हमने क्या देखा था इसके साथ कि जो ए होता है वो क्या होता है? तो जो समीकरण होता है द्विघातीय समीकरण, उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? ए होगा। इसका मतलब जो आप कंपैरिजन जब आप करोगे द्विघातीय समीकरण में, तो जो भी एक्स स्क्वायर के गुणांक होगा उसको आप क्या बोलोगे? ए। ठीक है, यहाँ पर बी क्या होता है? तो बी आप क्या बोलोगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में बी होता है। तो जहाँ भी जिस भी इक्वेशन में आपको एक्स का कोफिशिएंट दिखे उसको आप क्या डिनोट कर दोगे? बी से। थर्ड हमें देखना है यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। तो जहाँ पर आप देख पा रहे हो जिसके साथ कोई एक्स वाई या कोई वेरिएबल नहीं होता है, वो होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। वो कांस्टेंट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? सी से। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था आपसे। साथ में हमने बताया था कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, मतलब जो द्विघातीय समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कि इसको द्विघातीय समीकरण क्यों कहते हैं? तो यहाँ पर जो वेरिएबल होता है हमारे पास, यहाँ पर जो चर होता है, उसकी जो घात होती है वो कितनी होती है? दो होती है। इसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? दो होती है। और डिग्री दो होने के कारण ही हम इसको क्या बोल देते हैं? द्विघातीय समीकरण। क्योंकि यहाँ पर जो घात है वो दो है, तो नाम से स्पष्ट है द्विघातीय समीकरण। इसके बाद हमने देखा था क्या कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर जो एक्स की अधिकतम कितनी वैल्यू होती थी? एक्स की अधिकतम दो वैल्यू पॉसिबल होती थी। जहाँ पर आप एक्स की दो वैल्यू को, किसी भी दो वैल्यू को पुट करोगे तो जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या हो जाती है? सेटिस्फाई होती है। ठीक है, मतलब एक्स की कोई एक ऐसी वैल्यू जिसमें आप इस समीकरण में पुट करते हो तो वो जीरो के इक्वल हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? एक्स की वैल्यू। और उस एक्स की वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन। उस एक्स की वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं? रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है और यहाँ पर जो अधिकतम रूट्स होते हैं, हमने ये भी कल पढ़ा था कि जो अधिकतम मूलों की संख्या होती है, अधिकतम मूलों की संख्या क्या होती है द्विघात समीकरण में? तो वो कितनी हो जाएगी? दो। और उनको हम रिप्रेजेंट करते थे अल्फा एंड बीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते थे? अल्फा एंड बीटा से। ठीक है, और यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा होते हैं, अल्फ़ा और बीटा ये क्या कहलाते हैं? समीकरण के हल कहलाते हैं। या तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कोई एक द्विघात समीकरण देके इसका हल ज्ञात कीजिए, हल ज्ञात कीजिए, मतलब एक्स का वो मान ज्ञात कीजिए जिसको इस समीकरण में अगर आप क्या कर देते हो? पुट कर देते हो, तो वो पूरे समीकरण को क्या कर देता है? सेटिस्फाई करता है। मतलब एक्स की वैल्यू पुट करने पर समीकरण किसके? जीरो के इक्वल हो जाता है। तो वो एक्स की वैल्यू ही क्या कहलाती है? समीकरण का हल कहलाती है। यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू पॉसिबल होती है, इसीलिए हम बोल देते हैं इसके जो हल होंगे वो कितने होंगे? दो होंगे। और हल को ही हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं? तो मूल बोलते हैं। और इंग्लिश में बात करें तो हम इसको क्या बोलते हैं? रूट्स। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू हमें मिलती है वही क्या कहलाती है? रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्या कहलाती है? रूट्स ऑफ इक्वेशन, या समीकरण के मूल। क्या कहलाते हैं? समीकरण के मूल। और यहाँ पर मैक्सिमम कितने मूल होते हैं? तो मैक्सिमम दो मूल या मैक्सिमम दो रूट्स होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। पहला हमने देखा था कि हम अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से निकाल सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, जो हमने पॉलिनोमियल में डिस्कस किया है कि किस तरीके से आप इसको सोल्व करते हो। और कल की क्लास में हमने देखा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, इसको किस तरीके से डेराइव करते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इसका जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है वो क्या होता है?
तो वहाँ से हम क्या करते हैं, रूट्स निकालते हैं और मतलब एक्स की वैल्यू निकालते हैं, और जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये जो फॉर्मूला होता है इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। इस फॉर्मूले से आप क्या करते हो, एक्स की दो वैल्यू फाइंड करते हो जो समीकरण को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी एक्स की वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसी को एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है। और इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट क्लास में हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी डिस्कस किया था। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, तो नेचर ऑफ रूट्स में हमने देखा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो इस कंडीशन में जो वो रूट्स होते थे, जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट एंड रियल। इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट एंड रियल। दूसरी कंडीशन हमने देखी थी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है, तो जो हमें रूट्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, रियल एंड इक्वल। इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल, वास्तविक व समान होंगे, और यहाँ पर वास्तविक व असमान होंगे। थर्ड कंडीशन हमने देखी थी, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसका मतलब नेगेटिव होता है, तब हमारे पास जो रूट्स होते हैं, मतलब जो x के मान होते हैं वो क्या होते हैं, काल्पनिक व असमान। क्या होते हैं, काल्पनिक व असमान। इंग्लिश में बात करें तो इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। इन सब के बारे में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। और जो x का जो फॉर्मूला था वो हमने देखा था, क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस माइनस दोनों साइन हैं, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। सपोज दैट पहला रूट से हम इसको अल्फ़ा बोल देंगे और दूसरे को हम किससे डिनोट कर देंगे, बीटा से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास x की दो अलग अलग वैल्यू आई है, x इज इक्वल टू हमने क्या देखा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। और सेकेंड x की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, इसी को हमने माइनस साइन के, सॉरी, इसको प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस कर लेना। और दूसरी वैल्यू हमने लिखी थी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है। और इनको हम क्या बोल देते हैं, रूट्स। सपोज दैट यहाँ x की दो वैल्यू है, तो हमारे पास दो रूट्स एज्यूम कर लेंगे कि ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा, और इसको हम क्या बोल देते हैं, बीटा। तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू। अगर सपोज दैट हम इन दोनों को ऐड करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को जब आप ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a प्लस ये हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर दोनों में जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, 2a। जब आप एलसीएम लोगे तो जो एलसीएम हो जाएगा वो होगा 2a। इसको जब एलसीएम डिनोमिनेटर इक्वल है तो डायरेक्ट हम न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस इस माइनस से ये हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप देखोगे तो यहाँ से कि प्लस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2b/2a, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का b/a। इसका मतलब जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या हो जाएगा, माइनस का b/a। ठीक है। इसी तरीके से ये, और अल्फ़ा और बीटा क्या है, तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, रूट्स। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, रूट्स। तो यहाँ पर दो रूट्स हैं हमारे पास,
दो मूल है और दोनों मूलों को अगर आप क्या करोगे ऐड करोगे तो ये किसके इक्वल आता है -b/a के इक्वल। और आज आप यहाँ से पढ़ चुके हो कि जो b होता है वो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। b क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो a है वो क्या है कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और जो a होता है वो क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम क्या करते हैं इन दोनों रूट्स का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का। जब अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी -b प्लस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे किससे बीटा से, तो बीटा क्या था हमारे पास -b माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। जब आप इसको कंप्लीटली सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद ये हमें क्या देगा, तो आप इसको क्या करो सोल्व कर लो। तो यहाँ से आप देखोगे ये क्या है हमारे पास -b प्लस √b² -4ac। अब ये देखो ये दोनों चीज़ सेम है, यहाँ पर एक बार साइन प्लस का है, यहाँ पर एक बार साइन माइनस का है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला दिखेगा कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अगर आप a की बात करो तो हमारे पास माइनस का b होगा, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, बस चिन्ह का या साइन का डिफरेंट है। तो a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है a² माइनस b²। और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर -b, तो ये हो जाएगा -b² माइनस b² की वैल्यू क्या है, तो b² की वैल्यू क्या है √b² -4ac का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 2 × 2 ये हो जाएगा 4, और a और a का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा a²। तो अल्फ़ा इंटू बीटा के जो वैल्यू होगी वो -b² करोगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का b² माइनस, यहाँ से अगर आप देखोगे √b² -4ac का क्या करोगे आप स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करने की कंडीशन में क्या होगा रूट हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा b² -4ac, और डिवाइड में क्या चल रहा है 4a²। जब इसको आगे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा b² माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का b² प्लस का 4ac और डिवाइड बाय 4a²। प्लस का b² माइनस का b² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। नीचे अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में a² है, मतलब यहाँ पर 2a है, तो एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में फाइनली हमारे पास बचेगा c, डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा a। मतलब क्या है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जब आप इसके रूट्स का मल्टीप्लाई करोगे तो इसके जो रूट्स का मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा c/a। या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको अल्फ़ा इंटू बीटा। c क्या होता है, तो c हमारे पास क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो c क्या होती है कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड बाय a²। तो a क्या होता है, तो हमने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा है a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो जो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी c/a। यहाँ से ये दो रिजल्ट आप याद रखना किस तरीके से प्रूव होते हैं वो हमने देखा अभी। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो किसके -b/a के इक्वल होगा। तो दो रिजल्ट हमें कौन कौन से मिले, तो दो रिजल्ट हो जाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा c/a। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। आपको इतना सब कुछ नहीं करना, ये क्या बेसिक था इसके पीछे वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आप सीधी वैल्यू याद रख सकते हो कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा c/a। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे। सपोज दैट एक फॉर्मूला और हम यहाँ से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब हम क्या करेंगे, तो डिवाइड बाय a बोथ साइड, इक्वेशन को हम क्या कर देंगे बोथ साइड a से डिवाइड कर देंगे। जब बोथ साइड डिवाइड करोगे a से तो ये क्या बचेगा x² प्लस ये हो जाएगा b/a इंटू में x प्लस ये हो जाएगा c/a, और 0 के डिवाइड में a लिखोगे तो 0/a क्या होता है 0 होता है। ठीक है, इसी चीज़ को आप लिख सकते हो x² प्लस
अब देखो प्लस बी अपॉन ए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस इंटू में माइनस बी अपॉन ए लिख सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लिख लोगे प्लस बी अपॉन ए को माइनस इंटू में माइनस बी अपॉन ए इंटू में एक्स, प्लस ये क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो माइनस बी अपॉन ए क्या है, तो अभी हमने देखा एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स क्या है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, ठीक है, सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस सी अपॉन क्या है, तो सी अपॉन ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट अभी हमने डिस्कस किया था, अभी सोल्व किया था, इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या लिख लोगे, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स, तो रूट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से, सम ऑफ रूट्स इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला डेराइव होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारे पास, मूलों का गुणनफल, क्या है, मूलों का गुणनफल। अब इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ से आपको कोई दो रूट्स दे दिए जाए, सपोज दैट हमारे पास दो रूट्स है 3 और 4, अब आपसे दो रूट्स दे के पूछेगा कि जो द्विघात समीकरण क्या होगा अगर उसके मूल क्या है, 3 और 4 है। तो दो रूट्स अगर तुम्हें दे दिए हैं तो इसको आप एज्यूम कर लोगे अल्फ़ा, इसको आप एज्यूम कर लोगे क्या, बीटा। जब अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 7। जब आप अल्फ़ा इंटू बीटा करोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। हमसे पूछेगा निम्न में से अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल 3 और 4 है तो वो द्विघात समीकरण कौन सा होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए हमने अभी फॉर्मूला देखा है कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स या सम ऑफ रूट्स इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 7 इंटू में एक्स है तो एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, 12। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हमें रूट्स दिए और हमसे पूछा वो समीकरण कौन सा होगा जिसके रूट्स हमें गिवन हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रूट्स से हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेराइव करेंगे। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। सपोज दैट हमारे पास जो रूट्स हैं वो 5 और 3 है, और अगर हमसे पूछे कि अब निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण होगा जिसके रूट्स क्या हैं, जिसके मूल 5 और 3 है, तो द्विघात समीकरण कैसे बनाओगे तुम, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, माइनस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब दोनों रूट्स को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8, मल्टीप्लाई किससे होगा, एक्स से, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15, और ये साइड में क्या होता है, राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो वो द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, जिसके रूट्स क्या होंगे, 5 और 3 होंगे। तो इस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, नेचर ऑफ रूट्स पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके बाद हमें रूट्स गिवन होते हैं, और रूट्स के बाद हमसे पूछा जाता है कि अगर किसी समीकरण के रूट्स ये हैं, मूल ये हैं, तो वो समीकरण कौन सा होगा। तो इस तरीके से हम उस समीकरण को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, इस समीकरण को हम इस तरीके से बनाएंगे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने पिछली क्लास में और आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर इसके आगे की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हम इसके सोल्व करने वाले हैं, और इसमें 100 जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। अगर आप इस दोनों वीडियो को देखने के बाद अगर हमारी एमसीक्यू वाली क्लास को देखते हो तो आप लगभग इसके पूरे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे और जल्दी से जल्दी सोल्व कर पाओगे। ये तो बेसिक था इसलिए मैंने इसको आपको डिटेल से बताया, लेकिन जब हम सोल्व करेंगे तो हम किस तरीके से इसको 2 या 10 सेकेंड
मुश्किल से 10 सेकंड में हम बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। वो सब ट्रिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, और जो हमने बेसिक पढ़ा है आज की क्लास में और पिछली क्लास में, उन सब के बेस्ड पर हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और इसी क्वेश्चन को साथ ये चैप्टर भी हम क्या हो जाएगा, इस चैप्टर का भी दी एंड करने वाले हैं। ठीक है, यकीन मानिए अगर आप इन दोनों क्लासों को देखने के बाद अगर हमारे MCQ वाली क्वेश्चन या MCQ वाली क्लास को अगर आप देखते हो तो आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन खुद से बनाने लगोगे, और सेकंडों में आप इसके आंसर को इसके क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन के साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन के साथ। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।